केंद्र और भारतीय जनता पार्टी दोनों की कोशिश एक बार फिर से वोटर्स को मोबिलाइज करने की है। ये गंभीर गलती है। फिल्म के डायरेक्टर ने जानबूझ करके एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को बढ़ाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए जम्मू रीजन में पक्के आवास बनाए। अगस्त 2020 को धारा 370 खत्म करके कश्मीर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद से अब तक के 2 सालों में केंद्र सरकार ने क्या क्या कश्मीर पंडितों को पुनः घाटी में बसाने के लिए। फिल्म रिलीज हुई है द कश्मीर फाइल। द कश्मीर फाइल के जरिए आखिर क्या कहना चाह रही है फिल्म, इसमें डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो दर्शकों को शायद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म ने जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाया है, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के जख्मों को कुरेद कर हिंदुस्तान के न सिर्फ पंडित बल्कि जितने भी कश्मीरी पंडितों से मोहब्बत करने वाले लोग हों, उनके जज्बातों को कुरेद कर एक जो माहौल बनाया है वो हिंदुस्तान का, वो कहीं ना कहीं साहित्य पर सवाल खड़ा कर रहा है। फिल्म के सेंसर बोर्ड के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है उन सरकारों पर जो सरकारें ऐसी फिल्मों पर रोक लगाने की जगह उन्हें टैक्स फ्री करके उनको और बढ़ावा दे रही। हम बात करते हैं हमारे जी हैं जो सोशल वर्कर हैं, जो तमाम तरीके के सामाजिक पहलुओं पर नज़र रखते हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी ज़बानी समझेंगे कि आज द कश्मीर फाइल्स के ज़रिए दर्शकों को क्या बताने की कोशिश की जा रही है। जी पटवा जी बताइए कि आखिर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। द कश्मीर फाइल्स के रिलीज से पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी तारीफ की है और तमाम लोगों से फिल्म को देखने की अपील की है, उससे 2 बातें एक आईने की तरीके से साफ उजागर हो रही हैं कि केंद्र सरकार और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारें इस फिल्म को प्रमोट करना चाहती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या खास है जिसके लिए इसे प्रमोट करने का काम हो रहा है। दरअसल में यह एक ज़मीनी हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश के जरिए केंद्र और भारतीय जनता पार्टी दोनों की कोशिश एक बार फिर से वोटर्स को मोबिलाइज करने की है। एक बार फिर से वो चाहते हैं कि धार्मिक आधार पे वोटों का बंटवारे का माहौल बनना शुरू हो जाए, जिसका लाभ न सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भांति उनको 2023 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मिले, बल्कि 2024 की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर से धार्मिक ध्रुवीकरण का लाभ भारतीय जनता पार्टी। सवाल आज भारतीय जनता पार्टी पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया गया है कि द कश्मीर फाइल्स के ज़रिए कि जब 1989-90 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना के वक्त केंद्र में जो सरकार थी वो बीजेपी के समर्थन से थी, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में बीजेपी खुद आ रही है। देखिए, सही बात यह है कि इस देश के आम नागरिक को सच्चाई का कतई कोई ज्ञान नहीं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां कह सकती हैं कि जनता बड़ी ज्ञानी है, जनता बड़ी ज्ञानवान है और जनता बड़ी जागरूक है।
मुझे निजी रूप से कहने में कोई हिचक नहीं कि इस देश की जनता का अधिकांश भाग निहायत गैर जानकार है। उसको तथ्यों की न तो कोई जानकारी है, न ही उसकी कोई दिलचस्पी उन तथ्यों को जानने, समझने और उसके बारे में खुद जानकार होने की है। आखिरकार कश्मीर फाइल फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इस अति महत्वपूर्ण तथ्य को फिल्म में क्यों कर उजागर नहीं किया कि जब पहली बार कश्मीरी पंडितों को आतंकवादी घटनाओं के चलते कश्मीर घाटी को छोड़कर पलायन करना पड़ा, चाहे वो जम्मू का हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हो, चाहे देश के अन्य राज्यों की ओर हो, उस समय केंद्र में वीपी सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरकार थी और गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही हुआ करते थे। अगर हम उस 30 साल पुरानी घटना को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो फिर सवाल उठता है। उसके बाद उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला ने त्यागपत्र दे दिया था और राष्ट्रपति शासन वहां लागू हुआ था। आखिर राष्ट्रपति शासन होने के बाद में केंद्र सरकार ने, जिसमें भाजपा खुद एक भागीदार थी, पलायन को क्यों नहीं रोका? इस अति महत्वपूर्ण तथ्य को अगर कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने छिपाया है फिल्म को बनाने में, तो इससे जाहिर सी बात है कि उनका मोटिव फिल्म के माध्यम से वास्तविक तथ्यों को दिखाना कदापि नहीं था, बल्कि एक धार्मिक उन्माद फैलाना, लोगों को भ्रमित करके सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अत्यधिक समर्थन जुटाना और इस तरीके से उनके लिए राजनीतिक लाभ के अवसर पैदा करना मात्र ही उनका कुल मकसद था। लेकिन जिस तरीके के साहित्य का इस्तेमाल, चूँकि देखने में ये हमेशा आया कि साहित्य फिल्मों के ज़रिए पहले देशभक्ति के तमाम फिल्में बनाई जाती थी, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाती थी। वही साहित्य, क्योंकि साहित्य हमेशा जोड़ने का काम करता है, उसी साहित्य के ज़रिए आज जो तोड़ने की जो राजनीति हो रही, राजनीतिकरण इसका हो रहा है, तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अत्यंत दुख और खेद का विषय है कि विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में और विभिन्न राज्य सरकारों में सत्ता में आने के बाद से जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र का एक धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए उपयोग किए जाने की कोशिश हुई, सांप्रदायिक बंटवारे के लिए उसका उपयोग करने की कोशिश हुई, जिसका उदाहरण आपके सामने जेएनयू में कुलपति की नियुक्ति है, दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति है, तमाम अन्य देश के अन्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति है, यूजीसी के चेयरपर्सन की नियुक्तियां हैं। आप देश के किन्हीं भी भाजपा शासित प्रांतों में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों पर दृष्टिपात कर लीजिए कि आखिर किन लोगों को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। सेंसर बोर्ड, फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किन लोगों को नामित किया जा रहा है। किसी भी प्रदेश की, उदाहरण स्वरूप आप उत्तर प्रदेश के हमारे यहाँ फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड है, आप उनके नामित अध्यक्ष महोदय को देख लीजिए। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, जिसका कला से संबंध है, उसके नामित अध्यक्ष महोदय को देख लीजिए कि साहब आपका क्या योगदान है। साहब आपका योगदान ये है कि आपका प्रमुख कार्यक्षेत्र गोरखपुर रहा है। तो सीधा सीधा एक पॉलिटिकल मोटिव है कि हम अपनी विचारधारा के जुड़े लोगों को ही इन पदों पर स्थापित करेंगे और इन संसाधनों का पूर्ण उपयोग अपनी विचारधारा के प्रचार, फैलाव और प्रसार के लिए करेंगे। आपने भी बात जेएनयू की, तो इस फिल्म में जेएनयू को भी जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, जहां पर दिखाया गया है, जो अदाकारा है पल्लवी जोशी, वो खुलेआम भारत के टुकड़े होंगे हजार और इस तरीके की जो शब्दों का इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थाओं को इस तरीके से टारगेट करना फिल्म के जरिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर गलती है। फिल्म के डायरेक्टर ने जानबूझ करके एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को बढ़ाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अगर आप कश्मीरी अलगाववाद के पूरे आंदोलन को देखें और 1989 से लेकर अब तक के सारे अखबार या जो भी अवेलेबल मीडिया रिपोर्ट्स हैं,
हम लोगों को एक सौभाग्य प्राप्त रहा है कि हमने कम से कम 1 दर्जन बार कश्मीर का भ्रमण किया है, हर क्षेत्र का, और वो अब से चाहे 43 साल पहले का समय रहा हो और चाहे भी वर्तमान में 2017 तक का समय रहा हो। प्रश्न ये उठता है कि क्या कश्मीर के किसी आंदोलन में भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 नारे का कभी विगत में कोई इस्तेमाल हुआ? ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट कहीं मिलती है? निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि किसी भी निर्देशक को एक संपादकीय स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो एक आकर्षण पैदा करने के लिए कुछ तथ्यों को अपनी तरफ से कल्पना के आधार पर जोड़ सकता है या हटा सकता है। हम इसके समर्थक हैं, निर्देश की स्वतंत्रता के हम समर्थक हैं, लेकिन तथ्यों को इस प्रकार से यदि जानबूझकर प्रस्तुत किया जाए कि उससे सांप्रदायिक उन्माद फैले, समाज में बिखराव की स्थिति पैदा हो, तो किसी भी देश, समाज और राष्ट्र के लिए ये बहुत ही घातक होगा। उन्होंने जानबूझ करके न सिर्फ जेएनयू जैसी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान को अपमानित करने की कोशिश की है, बल्कि एक प्रकार से तमाम जानकार और प्रबुद्ध लोगों को भी अपमानित किया है। अभी आपने बात की कि ये फिल्म के डायरेक्टर, लेकिन तमाम तरीके के डायरेक्टर, तमाम तरीके की फिल्में रिलीज़ होती हैं, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी होती है सेंसर बोर्ड की, जो एक स्वतंत्र संस्था है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि समाज में कोई ऐसी चीज़ ना जाए जिससे कहीं समाज में जो बिखराव हो या कहीं इस तरीके से उन्माद फैलने की जो है आशंका हो। तो ऐसे में सेंसर बोर्ड को क्या कहेंगे? देखिए, सेंसर बोर्ड क्या काम कर रहा है और कैसे कर रहा है, इस फिल्म में जो प्रमुख किरदार निभाया है वो अनुपम खेर जी ने निभाया है। आपको याद होगा कि अनुपम खेर जी खुद भी केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड में शामिल रहे हैं और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा ही उन्हें शामिल नामित किया गया था। किस प्रकार के लोग वर्तमान में सेंसर बोर्ड में केंद्र सरकार के द्वारा नामित किए गए हैं, किन विचारधारा है और उनकी क्या वैचारिक सोच है, इसके बारे में सभी जानते हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को किसी भी प्रकार से प्रमोट करने वाले लोगों को ही सेंसर बोर्ड में बिठाया गया है। यदि सेंसर बोर्ड को संपादकीय स्वतंत्रता की बात छोड़ दे, सेंसर बोर्ड को तथ्यों को तोड़ मरोड़ करने के पेश करने पर पद्मावती पर आपत्ति हो सकती है, इसी प्रकार की कुछ और ऐतिहासिक फिल्मों पर आपत्ति हो सकती है, तो सेंसर बोर्ड के उन्हीं ज्ञानवान सदस्यों को ये तथ्य क्या भूल गया आखिरकार कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब केंद्र में कौन सरकार थी, राज्य में कौन सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासन कर रही थी, उसके बाद से लेके अब तक किस किस समयावधि में केंद्र में कौन कौन सरकारें रही हैं और उनके द्वारा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए, उनके कश्मीर वापसी के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, केवल मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए जम्मू रीजन में पक्के आवास बनाए और जो विस्थापित कश्मीरी पंडित उनको अलॉट किए और साथ ही में उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने उन कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया जो लगभग 850 से कुछ अधिक परिवार कश्मीर घाटी में निवास कर रहे हैं, जिन्होंने कभी कश्मीर से बाहर पलायन नहीं किया। संभवतः उनकी अधिकृत संख्या 853 है। जो कश्मीरी पंडितों के नेता, उन कश्मीरी पंडितों के जो घाटी से कभी पलायन नहीं किए, संजय टिक्कू जो हब्बा कदल इलाके में ही ओल्ड कश्मीर श्रीनगर में रहते हैं, उनके मुताबिक ऐसे परिवार संख्या लगभग 853 है। तो उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन और अब आप इतिहास देखें, जम्मू कश्मीर राज्य में पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मिलीजुली सरकार रही, महबूबा मुफ्ती उसकी मुख्यमंत्री रही और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में
8 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। विवेक अग्निहोत्री जैसे विद्वान निर्देशक को क्या इन तथ्यों का ज्ञान नहीं था? क्या उनके सामने एक यह आवश्यक प्रश्न नहीं था कि इन सरकारों ने इस समयावधि में 8 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनः कश्मीर वापसी के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं? क्या इस पर उनकी कोई टिप्पणी फिल्म में आवश्यक नहीं थी? अगर फिल्म को वो वास्तविकता से संबद्ध बताते हैं तो यह फिल्म पूरी तरीके से फेल है, गलत है और तथ्यों के साथ खिलवाड़ है। एक पॉलिटिकल पार्टी के, आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंडे को प्रमोट करने के लिए बनाई गई, जिसका किसी प्रकार की सच्चाई वास्तव से कोई संबंध नहीं। यह तथ्य पूर्णतः इससे स्थापित है कि द कश्मीर फाइल का निर्माण केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन सहयोग से उनके पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। उसमें तथ्यों को अपनी सुविधा अनुसार, अपने हित लाभ को दृष्टिगत रखते हुए तोड़ा मरोड़ा गया। इस फिल्म का सच्चाई से, कश्मीरी पंडितों के ज़मीनी हकीकत से, हालात से कतई कोई ताल्लुक वास्तव में नहीं है। फिल्म इस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को क्यों आखिर अनदेखा कर रही कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली जो कश्मीर सरकार थी उसने क्या किया? जब केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2020 को धारा 370 ख़त्म करके कश्मीर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, उसके बाद से अब तक के 2 सालों में केंद्र सरकार ने क्या किया कश्मीर पंडितों को पुनः घाटी में बसाने के लिए? क्या इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमें पूरी तरीके से अनदेखा कर देना चाहिए? सही बात यह है कि जिस प्रकार से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का लाभ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के चुनाव में प्राप्त हुआ है और उनको पुनः सत्ता मिली है, तो इसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि 2023 के जो अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 का जो सर्वप्रमुख लोकसभा का आम चुनाव होना है, उसमें भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की इसी भावना को किसी प्रकार यथावत अगले 2 वर्षों तक जारी रखा जाए, उसकी ही एक कोशिश का पहला कदम द कश्मीर फाइल है। अभी इस प्रकार के तमाम और नज़ारे इस देश की जनता को देखने पड़ेंगे जो केवल पॉलिटिकल एजेंडे को पाने के लिए, सत्ता को किसी भी प्रकार से प्राप्त करने की कोशिश में होंगे, जिनका सच्चाई, वास्तविकता से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं एक बार फिर से अपील करूंगा आपके माध्यम से इस देश की जनता से कि कम से कम किसी भी चीज़ से प्रभावित होने से पहले वो उसके तथ्यों को जरूर जाने, समझें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। देखिए, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि हम जनता से अपील करेंगे, आप देखने में आ रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष है, उनकी बयानबाजी शुरू हुई है, लेकिन उनकी बयानबाजी इस द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ न होके और इनके तथ्यों पर कोई सवाल खड़ा करने की जगह पर वह इसी दिशा में और एक कदम बढ़ते हुए ये कहते नज़र आ रहे हैं, तो क्यों ना लखीमपुर की तिकोनिया कांड फाइल बनना चाहिए, क्यों ना गोधरा फाइल बनना चाहिए, क्यों ना मुजफ्फरनगर फाइल बनना चाहिए। तो क्या जो राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, इस पर विराम लगाने की जगह पर इनको और बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। उनकी अपनी कुछ सोच भी है जो सही नहीं कही जा सकती है। उनको ये कहीं ना कहीं से ये मतों के प्रतिशत का आकलन भी रहता है कि साहब अल्पसंख्यक समुदाय के वोट अगर हमें ना भी मिले तो हमें बगैर बहुमत बहुसंख्यक संप्रदाय के वोट मिले, सत्ता पाने का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। शायद
ये एक प्रमुख कारक बन रहा है विपक्षी पार्टियों के लिए कि वो इस प्रकार के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अनुचित क्रियाकलापों का खुला विरोध नहीं कर पा रही हैं। ये थे उमाशंकर पटवा जी, जिन्होंने ना सिर्फ जो सत्ता पक्ष है उस पर सवाल खड़ा किए, बल्कि विपक्ष जिस रास्ते पर चल रहा है उस पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्यों ना विपक्ष, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो जो सत्ता पक्ष है जिस तरीके से राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रहा है उसके ही बहकावे में आकर उन्हीं के नक्शे कदम पर कोशिश कर रहे चलने के। उमाशंकर पटवा जी ने तमाम तरीके के सवालों को आपके बीच में रखा, तमाम तरीके उन बातों की समीक्षा की जिनके जरिए आज हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिकता इन फिल्मों के जरिए बढ़ाने फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारी कोशिश है कि हम आपके दिल की बात को आपके बीच में रखें, आपके सामने रखें, ताकि अंदर जो है मन में वो आपके लोगों के सामने निकल सके, आप अच्छाई और बुराई को समझ सकें। जय हिंद साथियों।